नमस्कार दोस्तों। आज हम पूर्व वैदिक कालीन राजनीतिक जो व्यवस्था रही थी, सामाजिक, आर्थिक, धर्म, उत्तर वैदिक काल में जो परिवर्तन हुआ उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आए थे विभिन्न एग्जाम में, उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, जो पहला क्वेश्चन आपके सामने रहेगा कि प्राचीन भारत में अनुलोम और प्रतिलोम क्या थे। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। प्राचीन भारत में अनुलोम और प्रतिलोम क्या थे? ऑप्शन आपके पास रहेंगे: विवाह की दो प्रणालियाँ, मोक्ष के लिए योग्य पद्धति के दो पद, वर्ण संकर पद्धति के दो पूरक पहलू और केश कर्तन की दो प्रचलित शैलियाँ। ऑप्शन जो रहेंगे केवल बी और डी, केवल ए बी डी, केवल ए और सी, और ऑप्शन डी रहेगा बी सी और डी। ठीक है, इसका राइट आंसर रहेगा ए और सी। ऑप्शन ए है विवाह की दो प्रणालियाँ और सी है वर्ण संकर पद्धति के दो पूरक पहलू। ठीक है, इसका डिस्क्रिप्शन हम देख लेते हैं। प्राचीन भारत में अनुलोम प्रतिलोम विवाह की दो प्रणालियाँ होती थी। अनुलोम विवाह उच्च वर्ण और का व्यक्ति होता है अपने से नीचे वर्ण की कन्या से विवाह करता है। वैदिक समाज में इस तरह के विवाह प्राय हुआ करते थे। किस प्रकार के? अनुलोम विवाह, जिसमें एक उच्च वर्ण का व्यक्ति होता है और नीचे वर्ण की कन्या होती, दोनों का विवाह होता है। इससे उत्पन्न पुत्र को अधिकार मिले हुए होते हैं। लेकिन जो प्रतिलोम विवाह होता है, इसके अंतर्गत उच्च वर्ण की कन्या का विवाह निम्न वर्ण के व्यक्ति के साथ होता है। इस प्रकार के विवाह में को वैदिक समाज में निंदनीय माना जाता है तथा समाज में इसका बहुत कम प्रचलन था। ठीक है, प्रतिलोम विवाह से उत्पन्न संतान को निष्कृष्ट या अस्पृश्य बताया गया है। अतः इस प्रकार के विवाह से समाज में वर्ण संकर पद्धति की उत्पत्ति मानी जाती थी। अछूतों को अंतज कहा गया है। क्वेश्चन आ सकता है अंतज क्या होता है? तो अछूतों को वैदिक समाज में कहा गया है अंतज। मोक्ष को भारतीय धर्म में जीवन का चरम लक्ष्य स्वीकार किया गया है। भारतीय जीवन पद्धति के अभिन्न अंगों के रूप में 16 संस्कारों में एक केशांत संस्कार भी आता है। केशकर्तन संस्कार में विद्यार्थी की प्रथम बार दाढ़ी मूछ बनाई जाती है। अंत में मौन व्रत रहता था तथा 1 वर्ष कठोर अनुशासन जीवन व्यतीत करता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन रहेगा सूची 1 और 2 को मिलान करना है। ठीक है, ब्रह्म यज्ञ, भूत यज्ञ, देव यज्ञ और मनुष्य यज्ञ, और ऑप्शन इधर रहेंगे सभी प्राणियों की होती है, अग्नि होती। ठीक है, तो इसको हमको मिलाना है कि इसका कहीं सही मिलन क्या रहेगा। ठीक है, तो इसका सही मिलन हम बात करेंगे। इसका सही मिलन ये रहेगा: ब्रह्म यज्ञ, वेदों को पढ़ना और पढ़ाना। ब्रह्म यज्ञ में क्या होगा? वेदों को पढ़ना और पढ़ाना होगा। भूत यज्ञ, सभी प्राणियों को आहुति। ठीक है, भूत यज्ञ में सभी प्राणियों की आहुति होती है। देव यज्ञ, अग्नि को आहुति होती है। और मनुष्य यज्ञ, अतिथियों का सम्मान। याद रखना, ब्रह्म यज्ञ वेदों को पढ़ाना और पढ़ना। भूत यज्ञ सभी प्राणियों की आहुति, भूत यज्ञ में सभी प्राणियों की आहुति रहेगी। देव यज्ञ अग्नि को आहुति और मनुष्य यज्ञ में अतिथियों का सम्मान। अगला क्वेश्चन रहेगा प्राचीन भारत में खगोल विज्ञान, ठीक है, क्या था ये देखना है। खगोल विज्ञान से संबंधित है प्राचीन भारत में, तो इसका ऑप्शन ए रहेगा वेदांग के रूप में वैदिक ज्ञान का अंश था। ज्योतिष के नाम से जाना जाता था। चंद्रमा को ग्रहण की सूची में सम्मिलित करता था। और ऑप्शन डी रहेगा वरुण को ग्रहों की सूची में सम्मिलित नहीं करता था। इसमें आपको बताना है कि कौन से ऑप्शन सही हैं और कौन से नहीं हैं प्राचीन भारत में खगोल विज्ञान से संबंधित। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन सी रहेगा, माफ़ी चाहेंगे, इसमें सारे ऑप्शन सही हैं। ठीक है, सारे ऑप्शन सही हैं। इसका हम विस्तृत रूप देख लेते हैं कि भारत में प्राचीन काल से खगोल विज्ञान वेदांगों का हिस्सा रहा है। ठीक है, खगोल जो विज्ञान है वो वेदांगों का हिस्सा रहा है। वेदों को सही ढंग से समझने के लिए वेदांगों की रचना की गई थी। वेदांग कितने थे? 6 प्रकार के वेदांग हुआ करते थे। इनकी जो संख्या थी: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद तथा ज्योतिष। ब्रह्मांड एवं नक्षत्रों के विषय में भविष्यवाणी ज्योतिष का विषय था। ब्रह्मांड और नक्षत्रों के विषय में जो भी भविष्यवाणी, वो कौन सा विषय था? ज्योतिष था। ठीक है, खगोल विज्ञान पर आधारित प्रश्न प्रथम ग्रंथ, ये क्वेश्चन याद रखना है। खगोल विज्ञान पर आधारित प्रथम जो ग्रंथ था लगध मुनि द्वारा रचित वेदांग ज्योति थे। कौन सा? वेदांग ज्योतिष। इसकी विषय वस्तु ज्योतिष ज्ञान पर आधारित है।
ज्योतिष के अन्य ग्रंथों में गार्गी संहिता, बृहत संहिता, मैत्रेय उपनिषद में सूर्य और चंद्रमा समेत 7 ग्रहों का वर्णन मिलता है। इस प्रकार के प्रश्न जनरली पूछ लिए जाते हैं, कौन सा ग्रंथ किस विषय से संबंधित या, ठीक है। तो यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग्स। गार्गी संहिता, बृहत संहिता, वेदांग ज्योतिष, ये ज्योतिष से संबंधित है। वहीं मैत्रेय उपनिषद में सूर्य चंद्रमा समेत 7 ग्रहों का वर्णन भी मिलता है। प्राचीन भारतीय खगोल विज्ञान के क्षेत्र में आर्यभट्ट, भास्कराचार्य, ब्रह्मगुप्त, वराहमिहिर आदि खगोल शास्त्री हुए। प्राचीन खगोल शास्त्री के नाम है। प्राचीन भारत के खगोल विज्ञान में वरुण को ग्रह की सूची में शामिल नहीं किया गया था, ठीक है। वर्तमान में कुल ग्रहों की संख्या 8 है, जिनमें से वरुण भी शामिल है। चंद्रमा पृथ्वी का एक उपग्रह जो कि पृथ्वी का चक्कर लगाता है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि प्राचीन भारत के खगोल विज्ञान में किस ग्रहों की सूची में शामिल नहीं किया गया था, तो वरुण को, ठीक है। अगला क्वेश्चन आएगा, इतिहासकारों के अनुसार ग्राम शब्द का वैदिक काल में इनमें से एक या एक से अधिक अर्थ हो सकते हैं, ठीक है। वैदिक काल में ग्राम जो शब्द था उसका क्या अर्थ होता था, ठीक है। ऑप्शन आपके पास रहेंगे। ऑप्शन ए रहेगा कई परिवार या कुलों की इकाई ग्राम के नाम से जानी जाती हुई। ऑप्शन बी रहेगा पशुपालकों के द्वारा इस्तेमाल किए रथों से बनी संरचना को ग्राम कहा जाता था। ऑप्शन सी रहेगा ग्राम जनजातियों की एक छोटी सैनिक टुकड़ी थी। और ऑप्शन डी रहेगा राजाओं का चयन करने वाली जनजाति की सभा थी ग्राम। आपको बताना है कि वैदिक काल में ग्राम शब्द का उपयोग हम इसके अर्थ में करते थे, ठीक है। तो इसका आंसर रहेगा ए, बी और सी, ठीक है। इसका आंसर जो रहेगा, हम ग्राम जो शब्द का जो उपयोग हम करते थे, कई परिवार कुलों की ग्राम इकाई के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है। परिवार कुलों की इकाई को ग्राम कहते थे। पशुपालकों के द्वारा इस्तेमाल किए रथों से बनी संरचना, ठीक है। एक पशुपालकों द्वारा एक रथ बनाया जाता था, उस रथनुमा संरचना को भी ग्राम कहते थे। और ग्राम जनजातियों की छोटी सैनिक टुकड़ी होती, ठीक है। तो एक पारिवारिक इकाई के रूप में भी ग्राम का उपयोग होता था। रथ के रूप में भी ग्राम का शब्द का उपयोग होता था। और सैन्य टुकड़ी के रूप में भी ग्राम का अर्थ वैदिक काल में जाना जाता था, ठीक है। आइए हम इसको थोड़ा विस्तार से पढ़ लेते हैं। वैदिक काल में ग्राम शब्द के प्रयोग का साक्ष्य व्यापक अर्थों में प्राप्त है। राजनीतिक संगठनों में श्रम विभाजन की मूल इकाई कुल अथवा परिवार होता था, ठीक है। कई कुलों मिलकर ग्राम बनता था। ग्राम का मुखिया ग्रामीण होता था। यह सैन्य और नागरिक दोनों प्रकार के कार्य करता था। ग्राम से बड़ी इकाई विष होती थी, जिसका स्वामी विस्पत्ति कहलाता था। ग्राम या समूह जनजाति द्वारा छोटी सैन्य टुकड़ियों के रूप में भी कार्य करती थी। इस समय पशुपालकों द्वारा इस्तेमाल किए जाने रथ से बनी संरचना को भी ग्राम कहा जाता था। इसका प्रयोग सैन्य में किया जाता था, ठीक है। तो ग्राम के विभिन्न अर्थ होते थे, ठीक है। सुनह सेप आख्यान, जिसमें एक पिता अपने पुत्र को बेचते हुए वर्णित है, ठीक है। एक आख्यान है सुना सेप, जिसमें एक पिता अपने पुत्र को बेचते हुए वर्णित होता है। यह हमें आख्यान ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है, ठीक है। इसके संकलनकर्ता कौन रहेंगे? महीस दास। ऐतरेय ब्राह्मण के संकलनकर्ता रहेंगे महीस दास थे। शूद्र महिला इतरा का पुत्र होने के कारण महीस दास ऐतरेय कहलाए। ऐतरेय ब्राह्मण में वर्णित बातें हैं। इनमें राज्याभिषेक के नियम, राजा तथा राजा की उत्पत्ति के सिद्धांत दिया गया है ऐतरेय ब्राह्मण में। इसमें उपमहादेश के 5 भौगोलिक विभागों में विभाजित किया गया है। उदीचीरिक, दक्षिणादिक, प्राचिदिक और प्रतिचिदिक एवं प्रतिष्ठादिक है, ठीक है। 10 प्रकार के शासन प्रणाली का उल्लेख मिलता है ऐतरेय ब्राह्मण में। याद रखना है कि ऐतरेय ब्राह्मण में किन किन का उल्लेख मिलता है, ठीक है। तो जो उपमहादेश, हमारा जो भौगोलिक देश था, हमारा देश था, उसको 5 भौगोलिक विभागों में विभाजित किया गया था
ऐतरेय ब्राह्मण में 10 प्रकार के शासन प्रणाली का उल्लेख मिलता है। ऐतरेय ब्राह्मण में यह प्रणालियाँ वैराज्य, कुरु, पांचाल, मत्स्य आदि। इसमें दुष्यंत के पुत्र भरत से संबंध कथाओं का उल्लेख भी मिलता है। ऐतरेय ब्राह्मण में इसमें राजा को विषमता वैश्य का भक्षण करने वाला धर्मश्य-गोप्ता धर्म का रक्षक कहा गया है। ठीक है, ऐतरेय ब्राह्मण में राजा को विषमता और धर्मश्य-गोप्ता कहा गया है। ऐतरेय ब्राह्मण में वैश्य को अघत शुद्ध, ठीक है, ऐतरेय ब्राह्मण में वैश्य को अघ, शूद्र को यथा कामवध तथा लड़की को कृपण दुख देने वाली कहा गया है। ठीक है, याद रखना है, लड़की को कृपण ऐतरेय ब्राह्मण में कहा गया है, शूद्र को यथा कामवध और वैश्य को अघ कहा गया है ऐतरेय ब्राह्मण में। याद रखना है, ऐतरेय ब्राह्मण में उपमहादेश को 5 भौगोलिक विभागों में विभक्त किया है। वहीं 10 प्रकार के शासन प्रणालियों का उल्लेख ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है। ऐतरेय ब्राह्मण के संकलनकर्ता महिषदास थे, जो कि शूद्र महिला इत्रा का पुत्र होने के कारण इन्हें महिषदास ऐतरेय कहलाया। ठीक है, इसके बाद में हम बात करेंगे, इसी में हमें सुनशेप की कथा, जिसमें एक पिता अपने पुत्र को बेचते हुए वर्णित है। इसी में चातुर्युग, कलियुग, द्वापर त्रेता और सतयुग की सुंदर व्याख्या है। ऐतरेय ब्राह्मण में अतिथि सत्कार सबसे बड़ा यज्ञ है। इसी में समुद्र का उल्लेख भी मिलता है। तो आपको याद रखना है, ऐतरेय ब्राह्मण में किन किन चीज़ों का उल्लेख मिलता है। 5 भौगोलिक विभागों को, उपमहादेश को बांटा गया है। 10 प्रकार की शासन प्रणालियों का उल्लेख मिलता है। राजा को विषमता, धर्मश्य-गोप्ता ऐतरेय ब्राह्मण में कहा गया है। वहीं वैश्य को अज्ञ और शूद्र को यथा कामवध, लड़की को कृपण दुख देने वाली कहा गया है। पिता द्वारा पुत्र को बेचे जाने की कहानी का वर्णन भी ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है। और 4 युग, कल युग, द्वापर युग, त्रेता और सतयुग का व्याख्या भी हमें ऐतरेय ब्राह्मण में मिलती है। अतिथि सत्कार सबसे बड़ा यज्ञ है। इसी में समुद्र का उल्लेख भी मिलता है ऐतरेय ब्राह्मण में, याद रखना है। अगला क्वेश्चन रहेगा, इनमें से किस ग्रंथ में सभा और समिति का उल्लेख एक वैदिक देवता की 2 पुत्रियों के रूप में किया गया है। ठीक है, सभा और समिति के बारे में हमने पढ़ा है। इसमें वैदिक देवता की 2 पुत्रियों के रूप में इन्हें बताया गया है। तो इसमें ऑप्शन रहेंगे आपके ऋग्वेद, ऑप्शन बी रहेगा यजुर्वेद, ऑप्शन सी अथर्ववेद और ऑप्शन डी रहेगा वृहदारण्य उपनिषद। ठीक है, आपको बताना है कि सभा और समिति को किस देवता की पुत्री कहा गया है। तो ये अथर्ववेद रहेगा, ऑप्शन सी। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। ठीक है, अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। इनमें इन दोनों के बीच सामंजस्य की प्रार्थना की गई है। सभा समिति राजा को निरंकुश नहीं होने देती। ठीक है, आजकल जो ग्राम सभा, आम सभा होती है, उस प्रकार की सभा होती थी। सभा और समितियाँ संस्थाएं होती थी। सभा कुलीन वर्ग की संस्था थी, यह कुछ न्यायिक कार्य भी करती थी, जबकि समिति सामान्य जन की होती थी। याद रखना है कि सभा कुलीन वर्गों के लिए होती थी और समिति जो होती थी सामान्य जनों की संस्था थी। ऋग्वेद में सभा का 8 बार, समिति का 9 बार उल्लेख मिलता है। याद रखना है कि ऋग्वेद में सभा का उल्लेख 8 बार और समिति का 9 बार। ठीक है, ये आंकड़ा याद रखना पड़ेगा आपको, एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। ऋग्वेद में सभा का 8 बार, समिति का 9 बार उल्लेख है। यजुर्वेद में भी सभा का उल्लेख हमको देखने को मिलता है। ठीक है, ऋग्वेद में मिलता है, यजुर्वेद में मिलता है, जिसमें युवाओं के प्रवेश के बारे में चर्चा की गई है। ठीक है, छांदोग्य उपनिषद में भी सभा समिति का उल्लेख मिलता है, जबकि वृहदारण्य उपनिषद में सभा समिति का उल्लेख नहीं मिलता है। ठीक है, ऋग्वेद में मिलता है, यजुर्वेद में मिलता है और छांदोग्य उपनिषद में भी मिलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आएगा, ईश्वर कृष्ण थे। ऑप्शन ए पूर्व मध्यकालीन उड़ीसा के एक वैष्णव आचार्य, 8वीं शताब्दी में असम के एक राजा, ऑप्शन सी 60 दर्शन में से एक के दार्शनिक और
ऑप्शन डी रहेगा मध्यकाल के एक विधि प्रदाता। ठीक है, ईश्वर कृष्ण कौन थे? ये इसका रहेगा ऑप्शन सी, षड दर्शन में से एक के दार्शनिक। ठीक है, वैदिक दर्शनों में षट दर्शन, 6 दर्शन अधिक प्रसिद्ध और प्राचीन हैं। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, वेदांत। इसके प्रणेता क्रमशः कपिल, पतंजलि, गौतम, कणाद, जैमिनी और बदरायण थे। सांख्य दर्शन का सबसे प्राचीन और प्रमाणिक ग्रंथ था सांख्य कारिका है, जिसकी रचना ईश्वर कृष्ण द्वारा की गई थी। ईश्वर कृष्ण सांख्य दर्शन के एक महत्वपूर्ण दार्शनिक थे। याद रखना है कि क्वेश्चन पूछ सकता है कि सांख्य कारिका की रचना किसने करी? ईश्वर कृष्ण ने। ठीक है, सांख्य कारिका की रचना किसने करी? ईश्वर कृष्ण ने करी। और सांख्य कारिका सांख्य दर्शन से संबंधित है। ईश्वर कृष्ण सांख्य दर्शन के महत्वपूर्ण दार्शनिक रहे थे। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन रहेगा, चोरी के लिए वर्णानुसार भिन्न भिन्न दंड विधान थे। निम्न में से किसे सर्वाधिक दंड दिया जाता है? ठीक है, जो वैदिक काल रहा था उसमें चोरी के लिए विभिन्न वर्णों के लिए विभिन्न प्रकार के दंड विधान थे। ठीक है, और किसको सबसे ज़्यादा सर्वाधिक दंड दिया जाता था? ऑप्शन ए रहेगा ब्राह्मण, बी क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र। तो इसका राइट आंसर रहेगा ब्राह्मण। ब्राह्मण को चोरी करने पर सबसे ज़्यादा दंड दिया जाता था। मनुस्मृति सबसे प्राचीन स्मृति ग्रंथ है। मनु के अनुसार दंड ही राजा है और तथा दंड 4 प्रकार के। ठीक है, मनुस्मृति प्राचीन ग्रंथ था। ठीक है, स्मृति ग्रंथ है और इसके अनुसार दंड ही राजा है तथा दंड 4 प्रकार के होते हैं। मनुस्मृति में 4 प्रकार के दंडों का उल्लेख मिलता है: दिग्ध दंड, वाग्दंड, धन दंड और वध दंड। मनुस्मृति में अध्याय 12 है। कितने? 12 अध्याय है। 8वें अध्याय के अभियोग की छानबीन। ठीक है, इसमें मनुस्मृति में अगर बात करें तो 4 प्रकार के दंडों का उल्लेख मिलता है। 12 अध्याय है मनुस्मृति में। 8वें अध्याय में अभियोग की छानबीन, दंड के नियम, सब प्रकार के अपराधों और दंडों का वर्णन मिलता है। ठीक है, तो 8वें अध्याय में हमें मुख्य रूप से दंडों का वर्णन मिलता है मनुस्मृति के 8वें अध्याय में। प्राचीन भारतीय न्याय और दंड व्यवस्था का आधार मनु की व्यवस्था है। ठीक है, ये 8वें अध्याय का अष्टापदम तु शूद्रस्य स्तेव भवति किल्बिषम् षोडश तु वैश्यस्य द्वात्रिस्त्रियस्य च। भावार्थ है कि यदि चोरी शूद्र, वैश्य या क्षत्रिय करता है तो उन्हें पाप का क्रमशः 8, 16 और 32 गुना भागीदार बनना पड़ता है। ठीक है, लेकिन ब्राह्मण को चोरी के गुण दोष का सर्वाधिक ज्ञान होता है, अतः वह चोरी करता है तो पाप का 64 गुना भागीदार बनना पड़ता है। इसीलिए शूद्र को कम और ब्राह्मण को सबसे ज़्यादा दंड मिलता है। ठीक है, तो याद रखना कि मनुस्मृति में चोरी के लिए दंड का प्रावधान है, जिसमें शूद्र को सबसे कम और ब्राह्मण को सबसे ज़्यादा दंड का भागीदार होना पड़ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन रहेगा, लाजा होम अंश था। ठीक है, लाजा होम अंश क्या था? ऑप्शन ए रहेगा बाष्पीय यज्ञ का, विवाहानुष्ठान का, सन्यासी के कर्तव्यों का और पंच महायज्ञों का। ठीक है, लाजा होम किसका अंश था? क्वेश्चन ये पूछ रहा है, तो ये रहेगा लाजा होम विवाह अनुष्ठान का। पाणी ग्रहण के पश्चात वधू और वर पूर्व की ओर मुंह करके खड़े हो जाते हैं। फिर वधू अपने भाई से खिले भुना हुआ धान लेकर अग्निकुंड में डालते हुए स्वयं को पति के कुल से जोड़ने के लिए देवताओं से प्रार्थना करती है। इस समय वह देवताओं को अपने पति की आयुष्मान होने तथा पारंपरिक अनुराग बढ़ाने की भी कामना करती है। विवाह अनुष्ठान के दौरान किए गए इस क्रिया को लाजा होम संस्कार भी कहते हैं। लाजा होम संस्कार विवाह से संबंधित है। आज भी हम विवाह में इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन रहेगा, ऋग्वेद में तसर निम्न में से किसके लिए प्रयोग होता था? ठीक है, जो ऋग्वेद में एक शब्द है तसर, उसका प्रयोग किसके लिए होता है? ऑप्शन आपके पास रहेंगे, चरखी के लिए, बुनकरों के लिए, रथ के लिए, लगाम के लिए। ठीक है,
तो तसर जो शब्द रहेगा ये हमें मिलेगा ऋग्वेद। ठीक है, तसर चरखी के लिए होता था, किसके लिए? चरखी के लिए। ठीक है, ऋग्वेद में बढ़ई, रत्नकार, बुनकर, चर्मकार, कुम्हार आदि शिल्पों के उल्लेख मिलते हैं। तांबे या कांसे के अर्थ में अयस्क का प्रयोग होता था, मतलब जो अयस्क शब्द है उसका प्रयोग हम जनरली तांबा और कांसे के अर्थ में किया जाता था। इससे पता चलता है कि आर्यों को धातु क्रम की जानकारी थी। ऋग्वेद में बढ़ई के लिए तक्षण तथा धातु कर्मी के लिए कमीर शब्द का प्रयोग यहाँ मिलता है। सोने के लिए हिरण्य शब्द का प्रयोग हुआ। वासावाय नामक वर्ग कपड़ा बुनने का कार्य करता था। वासावाय कपड़े की बुनाई करघों से की जाती थी और करघी को तसर, तना को ओतु तथा बाना को तंतु कहा जाता था। याद रखना है शब्द, एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लेते हैं। अगला आएगा गविष्टि क्या थी। ठीक है, गविष्टि ये 2024 का मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा में ये प्रश्न एज इट इज आया है। गविष्टि क्या थी? ऑप्शन, गायों के लिए होने वाले संघर्ष, गायों पर लगने वाला कर, चारागाह और गौशाला। ये एज इट इज क्वेश्चन आया था असिस्टेंट प्रोफेसर मध्य प्रदेश 2024। ठीक है, इसमें ऑप्शन ये इसका ए आएगा, गायों के लिए होने वाले संघर्ष। ठीक है, हालांकि ऑप्शन उसमें थोड़ा चेंज था, पशुओं के लिए कुछ ऑप्शन दे के रखा था। ऋग्वैदिक आर्यों का प्रारंभिक जीवन अस्थायी था, अतः उनके जीवन में कृषि की अपेक्षा पशुपालन का अधिक महत्व था। पशुओं में गाय की सर्वाधिक महत्व थी। गाय की गणना संपत्ति के रूप में की जाती थी। ऋग्वेद में 176 बार, ठीक है, 176 बार ऋग्वेद में 176 बार गाय का उल्लेख मिलता है। आर्यों की अधिकांश लड़ाइयों गायों को लेकर हुई। ऋग्वेद में युद्ध का पर्याय गवस्ती, गायों का अन्वेषण। इसी प्रकार गवेषणा, घोषु, गत्य, गव्य आदि शब्दों का प्रयोग युद्ध के लिए होता था। ठीक है, सो दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबी बन गई है, तो मैं चाहूँगा अगर आप लोग चाहते हैं कि ये सीरीज़ में कंटिन्यू रखूँ तो आप प्लीज़ कमेंट में बताइए, ताकि मैं हर टॉपिक के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कहीं किसी भी एग्ज़ाम में आए हैं वो सारे मैं आपको कवर करवा दूँ। ठीक है, तो इससे आपके स्टेट पीएससी, यूपीएससी, यूजीसी, नेट और प्रोफेसर के एग्ज़ाम से लेके टीचर्स के एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, तो आपको अगर ये सीरीज़ अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, बाकी का हम अगले वीडियो में डालेंगे। धन्यवाद।